हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। कक्षा आठवीं कक्षा में हमारा विषय है गणित। और गणित विषय में हमारा जो घटक है, पाठ है, वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 17 कॉर्ड एंड आर्क पार्ट सेकेंड, अर्थात प्रकरण 17वां वृत्त, जीवा एवं चाप, जिसका दूसरा भाग आज हम जानेंगे, समझेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो पहले भाग में हमने क्या जाना, तो वृत्त की जीवा का एक गुणधर्म देखा। और गुणधर्म कौन सा था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और इसका विलोम था कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। तो जीवा पर केंद्र से लंब डाल दिया तो जीवा समद्विभाजित हो जाती है। और अगर जीवा के मध्य बिंदु से केंद्र को मिलाया गया कोई रेखाखंड है तो वह लंब ही होगा, यह निश्चित है। तो इस आकृति अनुसार आप देख रहे हैं ए बी जो जीवा है उस पर OP लंब है। तो यहाँ पर AP और PB समान हो जाएंगे, अर्थात AB समद्विभाजित होकर AP और PB बन गया और दोनों के माप समान ही होंगे। तो ये कब होता है? जब जीवा पर लंब होता है। उसी प्रकार अगर P मध्य बिंदु है और केंद्र से OP यह मिलाया गया है, P अगर मध्य बिंदु है तो P पर जो कोण बनेगा OPB कोण, वह होगा 90 अंश का। मतलब मध्य बिंदु को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है केंद्र से जाने वाला, वह हमेशा जीवा पर लंब ही होगा। तो ये दो गुणधर्म हमने अपने पिछले लेसन में देखा। तो वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। उसमें हमने पहला उदाहरण देखा था। अब हम चलेंगे उदाहरण नंबर 2 की ओर। और उसकी एक जीवा की केंद्र से जो दूरी है वो है 6 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। पहले आकृति देखते हैं। वृत्त है, केंद्र O है, उसकी त्रिज्या, उसकी जीवा जिसमें त्रिज्या 10 है, 10 सेंटीमीटर, और जीवा का नाम AB, और वह केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो दूरी का मतलब लंब दूरी होता है। तो OP लंब है इसका मतलब, और वो 6 सेंटीमीटर। तो OP लंब है तो AB आधा हो जाएगा। तो हमें PB ज्ञात करना है और फिर उसका दुगना जीवा होगा, बराबर। तो इस आकृति के अनुसार OP जो है लंब दूरी है, बराबर। तो और AB जो है वो जीवा है। OP लंब AB है तो निश्चित है कि P मध्य बिंदु हुआ। अब OB 10 दिया गया है क्योंकि यह त्रिज्या है, और OP 6 दिया गया है,
और जो त्रिभुज बना वो समकोण त्रिभुज है। ध्यान से देखिए, ओ पी बी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकाल से हमें पी बी की लंबाई मिल जाएगी। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग या दोनों लंब भुजाओं का वर्गों का योगफल बराबर कर्ण का वर्ग, इस तरह से कह सकते हैं हम। तो ओ पी का मान 6, पी बी का मान ज्ञात करना है, ओ बी का मान 10 उसका वर्ग। तो इस तरह से हमें समीकरण मिल गया। इसको हम क्या करेंगे, आप सरल करेंगे। तो पी बी का वर्ग निकालने के लिए 10 के वर्ग में से 6 का वर्ग घट जाएगा पक्षांतर द्वारा। तो पी बी स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, और सरल करने पे 100 ऋण 36, 6 का वर्ग 36 आ गया 64, पी बी का वर्ग 64। तो पी बी का मान निकालना है तो वर्गमूल लेना पड़ेगा दोनों तरफ। तो वर्गमूल लेने पर आया पी बी बराबर 64 का वर्गमूल, और यह हो जाएगा किसके बराबर? 8 के बराबर, 8 सेंटीमीटर। तो हमें पी बी मिला, जीवा। पी बी क्या है? जीवा का आधा है, 8 सेंटीमीटर। तो ए बी जो जीवा है वो पी बी की दुगनी हो जाएगी। तो जीवा ए बी की लंबाई पी बी का दुगना, और वो हो जाएगा 2 गुणे 8, मतलब 16 सेंटीमीटर उसकी इकाई है। तो हमें पता चला जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। अब प्रश्न संग्रह 17.1 को देखते हैं, पेज नंबर 116 पर है। इन्हीं गुणधर्मों पर आधारित प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है, पी केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। रेख पी क्यू लंब जीवा ए बी, तो बी क्यू ज्ञात कीजिए। तो आकृति देखते हैं पहले, तब पता चलेगा हमें कि यह एक पी केंद्र वाला वृत्त है जिसमें जीवा की लंबाई ए बी 13 सेंटीमीटर है, और पी क्यू जो है वो इस जीवा पर लंब है। तो जानकारी अनुसार ए बी 13 है जीवा की लंबाई, और क्यू भी ज्ञात करना है, यानी जीवा का आधा। तो हमने उदाहरण में देखा कि अगर केंद्र से जीवा पर डाला गया जो ये लंब है वो क्या करता है? जीवा को समद्विभाजित करेगा। इसलिए पी क्यू लंब जीवा ए बी है तो क्यू मध्य बिंदु होगा, और क्यू अगर मध्य बिंदु है तो ए क्यू और बी क्यू समान होंगे। अब ए बी 13 सेंटीमीटर है तो क्यू भी उसका आधा होगा, मतलब 1/2 गुणे ए बी 1/2 गुणे 13 बराबर हो गया 1/2 से भाग दिया 2 से तो आ गया 6.5। तो बी क्यू या क्यू बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो गई। तो ये उदाहरण द्वारा भी देखा था हमने, और प्रश्न संग्रह का पहला प्रश्न भी ऐसा ही है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, इसमें है प्रश्न क्रमांक 4। किसी वृत्त का केंद्र C है, त्रिज्या 10 है और जीवा की लंबाई 12 है। तो जीवा केंद्र से कितनी दूरी पर होगी? तो पहले आकृति समझते हैं। केंद्र C जीवा है, नाम दे दिया हमने, माना जीवा ए बी है, और जीवा ए बी पर C से एक लंब यानी दूरी खींचा हमने, लंब दूरी वो है P, तो लंब खींचा CP। अब माप क्या क्या है? जीवा 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है CP, जीवा केंद्र से कितना दूरी पर होगा? CP दूरी पर होगा। तो हम चर्चा करेंगे सीधे। CP जो है वो लंब है किस पर? जीवा पर, तो वो जीवा को आधे आधे में बांट देगा। तो P मध्य बिंदु है, तो और AB 12 है, तो AP कितना होगा? 12 का आधा, हमें पता है ना, ये 12 का आधा 1/2 गुणे 12 बराबर 6।
तो AP 6 मिल गया। तो अब जो त्रिभुज है निश्चित है, हम जानते हैं कि वो समकोण त्रिभुज है क्योंकि CP लंब है। तो इस समकोण त्रिभुज में AP 6 मिला, हमने अभी निकाला। CP ज्ञात करना है, पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। तो समकोण त्रिभुज APC में पाइथागोरस प्रमेय से AC का वर्ग बराबर AP का वर्ग धन PC का वर्ग। मान रख देंगे, AC है 10, 10 का वर्ग, AP है 6, 6 का वर्ग धन PC का वर्ग। अब PC का वर्ग निकालना है, पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 10 का वर्ग ऋण 6 का वर्ग। 6 का वर्ग को पक्षांतर करने से 10 का वर्ग 100, 6 का वर्ग 36, ये हो गया PC का वर्ग। उस हिसाब से PC का वर्ग बराबर हुआ, 100 में से 36 घटा दिया तो आ गया 64। तो PC बराबर 64 का वर्गमूल, और 64 का वर्गमूल 8। तो इस तरह से PC अर्थात जीवा के केंद्र से दूरी मिली हमें 8 सेंटीमीटर। हमने देखा ना, दो गुणधर्मों के आधार पर दो प्रश्न भी हमने देखे। चलिए आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को बढ़ाते हैं। देखेंगे वृत्त की जीवा के संगत चाप, आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ये क्या है समझने का प्रयास करेंगे पहले। तो वृत्त की जीवा और संगत चाप, मतलब इसमें जीवा है और चाप दोनों का संबंध दिखाई दे रहा है। यह एक ओ केंद्र वाला वृत्त, यह एक जीवा, नाम दे दिया AB। अब इस वृत्त पर हम अन्य दो बिंदु लेते हैं ताकि चाप का नाम लिखने में आसानी हो। एक चाप यह दिखाई दे रहा है जो जीवा के कारण जीवा से संगत है, चाप AXB। तो इस जीवा AB का यह एक संगत चाप है। ठीक उसी प्रकार AB के दूसरी ओर भी एक बड़ा चाप बना है, वह भी AB का संगत चाप ही है, क्योंकि AB से के कारण वृत्त के दो चाप बने। तो जीवा AB द्वारा वृत्त के दो चाप दिखाई दे रहे हैं हमें। पहला चाप AXB लाल रंग में दिख रहा है, दूसरा चाप AYB जो थोड़ा ग्रीन कलर में, येलो शेड में है। ये दोनों चाप जीवा AB के संगत चाप है। फर्क इतना है, एक लघु चाप दिखाई दे रहा है, एक दीर्घ चाप दिखाई दे रहा है। तो चाप AXB जीवा AB का संगत लघु चाप है, और चाप AYB जीवा AB का संगत दीर्घ चाप है। लघु चाप होगा तो संगत लघु चाप, दीर्घ चाप होगा तो संगत दीर्घ चाप होगा जीवा का ही। तो सर्वांगसम चाप क्या होता है? चाप सर्वांगसम कब होंगे? मान लीजिए ये वृत्त है, केंद्र है, और कुछ चाप यहाँ पर बने हैं। वृत्त पर स्थित बिंदु, यह एक चाप AXB, दूसरा एक चाप DYC या CYD। ये चाप सर्वांगसम कब होंगे? जब उनके माप समान होंगे। तो माप समान है कैसे पता चलेगा? तो जैसा कि हम जानते हैं, चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर है, और अगर इस पर जो केंद्रीय कोण बना है O पर थीटा अंश है, कोण DOC और कोण AOB भी थीटा अंश है, तो दोनों केंद्रीय कोण अगर समान है तो उसके संगत चाप भी समान होंगे। तो जितना माप केंद्रीय कोण का उतना ही माप संगत चाप का। तो चाप सर्वांगसम या समान कब होंगे? जब उनके माप समान होंगे। यहाँ पर दोनों चाप थीटा ही थीटा है क्योंकि केंद्रीय कोण थीटा है। तो हम कहेंगे चाप AXB और चाप AYB बराबर है, और जब चाप के माप बराबर हैं तो चाप सर्वांगसम होते हैं। तो जब जो चापों के माप समान हो किसी एक वृत्त में, यहाँ एक वृत्त की बात हो रही है, किसी एक वृत्त में चाप के माप समान है
तो वे चाप सर्वांगसम होंगे। तो जब एक ही वृत्त अथवा अगर वृत्त अलग अलग है तो सर्वांगसम वृत्त हों तो उनके दो चापों के माप अगर समान हैं तो वे चाप सर्वांगसम होते हैं। तो माप समान सर्वांगसम हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, कोण के माप से अब चूंकि एक ही वृत्त के सर्वांगसम चाप है, माप समान है, तो लंबाई भी समान ही होगी। तो सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं क्या हैं? बहुत सरल सी बात है। यह चाप AXB, दूसरा चाप DYC, और अगर ये चाप सर्वांगसम है तो इन चाप के अंत बिंदु से जो जीवा बनेगी वह संगत जीवा हो गई। सिंपल सी बात। तो AXB से संगत जीवा AB और DYC की संगत जीवा DC। चाप सर्वांगसम है तो जीवा भी सर्वांगसम होगी। चेक कर लेते हैं, दोनों जीवा की लंबाई समान है। तो सर्वांगसम चापों के जो संगत जीवाएं हैं वह भी सर्वांगसम ही होती हैं। तो यहाँ पर हमें मिला कि वृत्त के सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं सर्वांगसम होती है। चाप सर्वांगसम है तो संगत जीवा भी सर्वांगसम होगी। अब वृत्त के सर्वांगसम जीवाओं के संगत चाप सर्वांगसम होते हैं। तो चाप सर्वांगसम है तो संगत जीवा सर्वांगसम, जीवा सर्वांगसम है तो संगत चाप जो है वो भी सर्वांगसम होंगे। आकृति को देखकर आप समझ गए होंगे। अब इन्हीं गुणधर्मों पर आधारित प्रश्न संग्रह 17.2 पेज नंबर 118 पर है। पहला प्रश्न है, C केंद्र वाले वृत्त के व्यास रेख PQ और रेख RS समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। क्या चाप PS और चाप SQ सर्वांगसम है? बताइए। और चाप PS के सर्वांगसम अन्य चापों के माप भी लिखिए। तो वृत्त को देखते हैं। पहले केंद्र C है, इसका प्रश्न में कहा गया है। यह भी कहा गया है कि जो व्यास है PQ और RS वो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो ये चाप व्यास PQ, व्यास RS, निश्चित है व्यास है केंद्र से होकर जाएगा तो C केंद्र है और ये समकोण पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो क्या चाप PS, यानी यहाँ जो चाप दिख रहा है PS और SQ ये सर्वांगसम है? तो व्यास PQ जो है वो व्यास RS पर लंब है, और यानी व्यास तो जीवा भी होती है, तो जीवा पर लंब है और केंद्र से होकर जा रहा है। तो निश्चित है जो C पर कोण है वो समकोण है, यानी केंद्रीय कोण जो दिखाई दे रहा है वो सब 90 डिग्री का है, 90 अंश का है। अब चूंकि केंद्रीय कोण 90 अंश का है तो उसके संगत चाप जो हैं सब 90 अंश के होंगे। तो चाप PS भी 90 का होगा, चाप SQ भी 90 का, चाप PQ भी 90 अंश का, और चौथा चाप PR भी 90 अंश का है। सभी चाप 90 अंश के हैं। इसका मतलब जो प्रश्न पूछा गया है, क्या चाप PS और चाप SQ सर्वांगसम है? बिल्कुल है। चाप PS चाप SQ का माप समान है, इसलिए वे चाप सर्वांगसम हैं। अब PS के अन्य सर्वांगसम चाप कौन से हैं? तो चारों चाप एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। तो PS के अलावा SQ एक है और उसके से बचे और दो चाप, यानी PS के सर्वांगसम PQ और PR भी जो है वो चाप PS के बराबर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि PS के सर्वांगसम चाप PS भी है, PQ भी है, PR भी है। इसमें एक चाप कौन सा छूट गया है आप पता करिए।
एस क्यू मैंने नहीं लिखा है, पी एस 2 बार है। तो ये चारों चाप, चार चाप का नाम है पी एस, एस क्यू, पी क्यू, पी आर, सब सर्वांगसम है क्योंकि संगत केंद्रीय कोण का माप समान है, सब समकोण है 90 अंश का। अगला एक प्रश्न देखते हैं जिसे आप स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। कुछ हिंट मैं दे देता हूँ। आकृति में ओ केंद्र वाला वृत्त है, उसमें व्यास mn है और कुछ माप दिए गए हैं, उस आधार पर हमें कुछ जानकारियाँ बतानी है। तो यह वृत्त है, केंद्र O, mn व्यास और कुछ माप दिया गया है। कौन कौन सा माप दिया गया है? तो यह एक त्रिज्या OA है, कोण बना है यहाँ पर 100 डिग्री। दूसरी त्रिज्या OB, तो BON कोण बना है 35 अंश। तीसरी एक त्रिज्या है OC, तो COMN वह भी 35 अंश। और एक त्रिज्या है OD, तो MOD 100 अंश का है। ये माप दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है? पहला, क्या AOB और अच्छा इसमें जीवा भी दी गई छोटी, AB और CD, ये दो जीवा भी है। तो हम क्या ध्यान देंगे? ये अर्धवृत्त है क्योंकि व्यास है ना, तो इस तरफ आधा वृत्त है और आधा वृत्त मतलब उसका माप 360 अंश होगा। तीनों चाप का टुकड़ा मिलाकर आधा वृत्त का माप 180 अंश होता है ना। तो ये तीनों चाप मिलाकर आधा वृत्त बना रहे हैं, मतलब तीनों मिलाकर 180 अंश होगा। तो चाप MAN जो कि अर्धवृत्त है उसका माप 180 अंश होगा। और ये अर्धवृत्त मिलाकर किसको किसको है? तो AM जो कि 100 अंश का है, BN चाप जो कि 35 अंश का है और चाप AB जो कि हमें पता लगाना है। तो AM, AB और BN ये तीनों चाप को मिलाकर अर्धवृत्त बन रहा है, माप होगा 180 अंश। जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार AM 100, AB नहीं पता, BN 35, तो AB 100 और 35 तीनों को जोड़ने पर 180 अंश होगा, अर्धवृत्त होगा। समीकरण हल करेंगे तो AB का मान कितना होगा? 180 में से 100 और 35 निकाल देंगे। तो 180 ऋण 100 और 35 मतलब 135 को घटाएंगे तो आ जाएगा 45 अंश। तो चाप AB 45 हो गया, 45। उसी प्रकार चाप CD भी 45 ही होगा, आप हल करेंगे स्वयं। और चाप AB और CD दोनों 45 है, तो निश्चित है उसके संगत केंद्रीय कोण का माप यानी AOB और COD का माप भी 45 अंश होगा, जो कि पहला हमारा इसमें प्रश्न है। तो कोण AOB और कोण COD दोनों बराबर हैं और 45 अंश के हैं। तो पहली जानकारी हमने हल कर ली। शेष दोनों आपको बताना है, सिद्ध करना है। क्या है? AB और CD सर्वांगसम हैं क्या? चाप ABCD बिल्कुल हैं, क्योंकि हमने देखा ABCD दोनों मिलाकर दोनों चाप का माप 45-45 अंश है। तो हाँ, सिद्ध हो जाएगा क्योंकि माप समान है, तो चाप सर्वांगसम है। और तीसरा है, क्या जीवा AB और CD सर्वांगसम है? बिल्कुल है, क्योंकि उनके संगत चाप के माप समान हैं। तो संगत चाप सर्वांगसम है, तो संगत जीवा AB और CD भी सर्वांगसम होंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन
चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।